नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मेरी माँ। इस समय गोलू के चेहरे पर एक अलग ही रौनक होती है। पूरे जोश और उत्साह के साथ दौड़ता हुआ वह स्कूल के गेट के पास आया और यहाँ वहाँ देखते हुए अपनी माँ को ढूंढने लगा। लेकिन आज माँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वहीं गेट पर खड़ा हुआ वह अपनी माँ का इंतज़ार करने लगा। अब तो सारे बच्चे स्कूल से जा चुके थे, लेकिन गोलू अब तक वहीं खड़ा था। आज मम्मी से खूब लड़ाई करूँगा, मुझे लेने क्यों नहीं आई। अभी गोलू सोच ही रहा था कि उसी समय पड़ोस में रहने वाले गुप्ता अंकल स्कूटर पर आते दिखे। वे गोलू को उसके घर ले गए। जैसे ही गोलू अपने घर के बाहर पहुंचा तो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर में लोगों की चहल पहल थी। वह अंदर आया और हैरानी से यहाँ वहाँ देखते हुए जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी आप कहाँ हो? ये सब क्या हो रहा है? माँ को ढूंढते हुए उसकी मासूम नज़रें अपने पापा पर पड़ी। वह हैरान था कि उसके पापा, जिनकी आंखों से उसने आज तक एक आंसू भी नहीं देखा था, वही पापा आज दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। उसकी दादी और मोहिनी चाची आस पड़ोस की औरतों के गले लगकर खूब रो रही थी। लेकिन गोलू अभी फिर से अपनी माँ को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र सफ़ेद चादर में लिपटी उसकी माँ की ओर गई। वह तुरंत दौड़ता हुआ गया और बोला, मम्मी आप आज मुझे लेने क्यों नहीं आई? और आप यहाँ क्यों लेटी हैं? पापा क्या हुआ है? मम्मी को कुछ बोलती क्यों नहीं वह? दादी आप ही बताओ ना, क्या हो रहा है ये सब? गोलू रोते हुए पूछने लगा। लेकिन ना तो उसके पापा के पास और ना ही दादी के पास उस मासूम के सवाल का कोई जवाब था। मम्मी उठो ना, मुझसे नाराज़ हो क्या? अब से मैं आपका सारा कहना मानूंगा। गोलू ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसके पिता अनीस ने उसकी यह हालत देखी नहीं गई तो बेटे को सीने से लगा लिया। उसके बाद काफ़ी देर पिता के सीने से चिपक कर गोलू रोता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस पर इतना प्यार लुटाने वाली माँ आज उसकी चीख पुकार सुनकर भी क्यों नहीं उठी थी। आज सुबह की ही तो बात है जब कामिनी अपने बेटे गोलू को स्कूटर पर छोड़ने गई थी और वहीं से बिजली का बिल भरने चली गई। लेकिन रास्ते में तेज़ गति से चले आ रहे ट्रक से उसके स्कूटर की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कामिनी उछलकर सड़क के दूसरे किनारे जा गिरी। उसी समय उसने दम तोड़ दिया। इधर जब परिवार के लोगों तक यह बात पहुंची तो उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए अनीस ने अपनी पत्नी कामिनी को अंतिम विदाई दी और जब घर लौटा तो तमाम रिश्तेदारों की उपस्थिति के बावजूद वह घर उसे खाली खाली सा लग रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन घर का माहौल ज्यों का त्यों बना रहा। एक ओर जहां अनीस दुख के सैलाब में डूबा हुआ था, तो वहीं उसका बेटा गोलू अपनी माँ की ममता भरी स्पर्श को तरस रहा था। उसका तो मानो बचपन ही उससे छीन लिया गया था। उसकी दादी और चाची उसे हर तरह से बहलाने की कोशिश करते, लेकिन वह तो बस गुमसुम सा बैठा रहता। बेटे के लिए अनीस ने खुद को मजबूत बनाया और किसी तरह उसे संभालने लगा। उसका खाना पीना, नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना और पढ़ाई लिखाई सब काम अब अनीस ही करने लगा। परंतु गोलू पढ़ाई में दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। तो अनीस ने बेटे की पढ़ाई के लिए एक ट्यूशन टीचर को अपॉइंट कर लिया, जिसका नाम कोमल था। कोमल पहले दिन जब गोलू को पढ़ाने के लिए घर आई तो गोलू उससे पढ़ने को तैयार नहीं हुआ था। उसे तो केवल अपनी माँ से ही पढ़ने की आदत थी। लेकिन कोमल ने अपने प्रयास जारी रखे और कुछ ही दिनों में गोलू पढ़ाई में कुछ हद तक ध्यान देने लगा था। धीरे धीरे गोलू कोमल के साथ घुलने मिलने लगा। जिस समय कोमल उसे पढ़ाने आती तो वह आराम से पढ़ने बैठ जाता था, लेकिन अक्सर माँ को याद करके खींचने और चिड़चिड़ाने लगता, जिद करने लगता। इधर अनीस भी अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। दोनों को ऐसे देखकर अनीस की माँ सविता जी बहुत चिंतित थी। एक दिन उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने अपने बेटे अनीस से उसकी दूसरी शादी की बात की। लेकिन अनीस ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। आखिर अपनी पत्नी कामिनी की जगह
मैं किसी को देने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। अनीस बोला। तो सविता जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस उम्र में गोलू को माँ की ज़रूरत है और तुम्हें एक जीवन साथी की। लेकिन वह इस बात की क्या गारंटी है कि क्या सौतेली माँ गोलू को उतना ही प्यार करेंगी जितना कामिनी उसे करती थी। अनीस ने कहा। तो उसकी भाभी मोहिनी भी बोली, हाँ माँ जी, सौतेली माँ तो आखिर सौतेली ही होती है, कभी हमारे गोलू को एक सगी माँ का प्यार नहीं करेगी। तो सविता जी ने कहा, अनीस मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं बल्कि कोमल से करवाना चाहती हूँ, और कोमल के स्वभाव से तो हम सब परिचित हो ही चुके हैं। मोहिनी बहू ठीक है ना। अब मोहिनी कुछ ना बोल पाई, या यूँ कहें कि उसने कुछ कहना उचित नहीं समझा। माता पिता और भाई द्वारा समझाए जाने पर अनीस ने शादी के लिए हाँ कर दी। गरीब माँ बाप की बेटी कोमल बहुत ही अच्छे स्वभाव की और संस्कार वाली लड़की थी। उसके साथ भी किस्मत ने एक अजीब खेल रचा था। माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। 22 वर्ष की उम्र में ही एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी भी कर दी थी। सोचा था कि बेटी सुखी रहेगी, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के 6 महीने बाद ही एक रोड एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो गई थी। इसके बाद उसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। माता पिता को अंदर ही अंदर उसकी चिंता खाई जा रही थी। आज जब अनीस का रिश्ता कोमल के लिए आया तो उसके माता पिता खुशी से फूले न समाये, परंतु कोमल दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। पहले के दुख से वह उबर नहीं पाई थी। अब ऊपर से सौतेली माँ नाम का कलंक उसके माथे पर हमेशा लगा रहेगा। उसकी उलझन को समझते हुए उसकी माँ ने कहा, देख बेटा, हम लोग तो पेड़ की डाल पर लटके पक्के फल की तरह हैं, जो कब पेड़ से गिर जाए कुछ नहीं पता। तेरी शादी हो जाएगी तो अपने परिवार के साथ सम्मान से जी पाएगी। माता पिता की बातों में उसके लिए फिक्र झलक रही थी, तो चाहकर भी कोमल उनके समक्ष अपनी असहमति ना जता पाई, और 2 दिन बाद ही कोमल और अनीश की शादी बड़े सरल तरीके से करवा दी गई। जब कोमल अनीस के साथ दुल्हन के रूप में घर के अंदर आई तो उसके चेहरे पर घूंघट किया हुआ था। सविता जी ने गोलू को कहा, बेटा यह तुम्हारी माँ है। यह सुनकर गोलू दौड़ता हुआ आया और उसे अपनी माँ कामिनी समझकर माँ माँ करते हुए उससे लिपट गया। लेकिन घूंघट हटाकर जैसे ही उसने कोमल को देखा तो देखते ही गोलू उससे अलग हो गया और बोला, नहीं, यह मेरी माँ नहीं है, यह तो कोमल आंटी है। आपने तो कहा था कि आज मेरी मम्मी आएंगी। मेरी मम्मी कहाँ है? गोलू रोते हुए अपने कमरे में चला गया। गोलू को चुप कराने के लिए उसकी चाची मोहिनी उसके पीछे पीछे जाने लगी। गोलू का रवैया देखकर कोमल की आंखों से आंसू भर आए तो सविता जी बोली, बहू तुम चिंता मत करो, तुम तो जानती हो गोलू अभी तक अपनी माँ को भुला नहीं पाया है। धीरे धीरे वह तुम्हें अपना लेगा, बस उनकी बातों का बुरा मत मानना। तो कोमल बोली, बिल्कुल नहीं माँ जी, मैं जल्दी ही गोलू के दिल में अपनी जगह बना दूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। अब सविता को उम्मीद थी कि उनके बेटे और पोते की ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी। परिवार के बाकी सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन सविता जी ने पूरे रस्मों रिवाज के साथ अपनी बहू का स्वागत किया। इधर अपने बेटे की हालत देखकर अनीस के मन में बहुत सी बातें आ रही थी, लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना सब कुछ समय पर छोड़ दिया जाए। समय और हालात एक इंसान को जितने कुशलता से सिखा पाते हैं, इंसान तो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं सिखा पाता। अगली सुबह जब कोमल तैयार होकर बाहर आई तो देखा कि उसकी देवरानी मोहिनी नौकरी पर जाने के लिए तैयार खड़ी थी और इधर अनीस गोलू को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रहा था। रसोई में सविता जी काम कर रही थी तो सास को अकेले काम करते हुए देखकर कोमल तुरंत रसोई घर में चली गई। पैर छूकर आशीर्वाद लिया और जल्दी जल्दी सारा काम करवाने लगी। अरे बहू, कल ही तुम्हारी शादी हुई है, कुछ दिन आराम करो,
कहती हुई सविता जी ने उसे काम करने से मना किया, लेकिन कोमल नहीं मानी और थोड़ी देर में ही सारा काम निपटा दिया। एक सप्ताह बीत चुका था। अब कोमल पूरी तरह से उस घर में रच बस गई थी। अनीश और कोमल भी एक दूसरे को समझने लगे थे, परंतु गोलू का मन अभी तक कोमल को मां मानने के लिए तैयार नहीं था। इस समस्या का हल निकालने के लिए सविता जी ने एक ट्रिक लगाई। वह बार बार गोलू को कोमल के पास छोड़कर इधर उधर हो जाती, ताकि उसे किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो वह कोमल से मदद ले सके और उनके बीच एक रिश्ता बन सके। एक दिन गोलू स्कूल के लिए तैयार हो रहा था कि उसे घर में ना तो पापा दिखाई दिए और ना ही दीदी। वह कोमल के पास आई और पूछने लगा, आंटी, दादी कहाँ गई हैं? पापा भी नहीं हैं, क्या आप मुझे तैयार कर दोगे? तो कोमल मुस्कुराते हुए बोली, अरे तो अब तक बोले क्यों नहीं? आओ, मैं तुम्हें झट से तैयार कर देती हूँ। गोलू को बेड पर बैठाते हुए कोमल ने कहा और बड़े प्यार से उसे तैयार करने लगी। जूते पहनते हुए कोमल का ध्यान गोलू के घुटने पर गया और बोली, अरे तुम्हें तो यहाँ चोट लगी है, रुको मैं अभी यहाँ पर बैंडेड लगा देती हूँ। यह कहकर कोमल ने अपनी ड्रॉर में से एक बैंडेड निकाली और गोलू के घुटने पर लगा दिया। फिर उसके बाल बनाकर पूरी तरह से तैयार कर दिया और उसकी भोले भाले मासूम चेहरे को एक किस दे दिया। कोमल का अपनापन पाकर गोलू मन ही मन खुश हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उसी समय सविता जी और अनीश जी घर वापस आ गए। पापा, दादी, आप लोग कहाँ गए थे? मैं आपको ढूंढ रहा था, गोलू ने कहा। तो अनीश बोला, अरे हम लोग तो सुबह सुबह सैर के लिए बाहर गए थे, लेकिन देखो तो तुम तो बहुत अच्छे से तैयार हो गए हो। किसने तैयार किया तुम्हें? जानबूझकर अनीस ने सवाल पूछा। आंटी ने, कहते हुए गोलू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दौड़ गई। गोलू का मुस्कुराता चेहरा देखकर अनीस को भी कुछ राहत महसूस हुई। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा। गोलू हर रोज अपनी यूनिफॉर्म और जूते उठाकर कोमल के पास ले जाता और कोमल उसे बड़े प्यार से तैयार करती और फिर उसके गोल मटोल गालों को चूम लेती। स्कूल से लौटकर गोलू कोमल को स्कूल की सारी बातें बताता और फिर उसके पास बैठकर होमवर्क करता। गोलू के चेहरे की मुस्कुराहट जो कहीं दूर चली गई थी, अब वापस लौट आई। स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ भी वह पहले की तरह मस्ती करने लगा था। परिवार के सब लोग भी उसमें आए बदलाव को महसूस करने लगे थे। अब गोलू पढ़ाई को लेकर भी सजग हो गया था। शाम हुई तो गोलू जल्दी से अपना बैग लेकर आ गया और बोला, आंटी पढ़ाओ ना। तो कोमल ने उसे देखकर मुंह बना लिया और कोई जवाब नहीं दिया। गोलू फिर से बोला, पढ़ाओ ना आंटी। तो कोमल बोली, नहीं, मैं आपको अब नहीं पढ़ाऊंगी। कोमल के मुंह से ये बात सुनते ही सविता जी हैरान रह गई। अनीस भी ऑफिस से अभी अभी लौटा था। कोमल का ऐसा व्यवहार देखकर वह भी चौंक गया। वहीं पास में बैठी हुई मोहिनी मन ही मन बोली, आ गई ना अपनी असलियत पर, आखिर है तो सौतेली माँ ही। तो फिर कोमल गोलू की ओर तिरछी नज़र से देखते हुए बोली, अगर मुझसे पढ़ना है तो मेरी एक बात माननी होगी। बोलो, मानोगे? गोलू ने उदास चेहरे से हाँ में सिर हिला दिया। कोमल बोली, तो ठीक है, आज तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद मुझे आंटी कहकर नहीं बुलाओगे। तो क्या कहकर बुलाऊंगा? गोलू ने सवाल किया। अब से आप मुझे मम्मी कहकर बुलाओगे। कोमल ने गोलू के गालों को प्यार से सहलाते हुए कहा। तो गोलू दीवार पर लगी अपनी माँ कामिनी की तस्वीर की ओर देखते हुए बोला, लेकिन मेरी मम्मी तो वह है। पापा कहते हैं कि वह भगवान जी के पास चली गई है। मैं आपको मम्मी कैसे कहूँगा? तभी कोमल ने उसे अपनी गोद में ले लिया और प्यार से उसे समझाते हुए बोली, पता है बेटा, मुझे भगवान जी ने ही आपके पास भेजा है और साथ में यह भी कहा है कि गोलू को अच्छे से ख्याल रखना और ढेर सारा प्यार देना। इसलिए अब से आप मुझे मम्मी कहकर बुलाओगे। प्रॉमिस करो, तभी मैं पढ़ाऊँगी।
ठीक है आंटी, प्रॉमिस, गोलू ने इतनी मासूमियत से कहा तो कोमल के साथ साथ सविता जी और अनीस को भी हंसी छूट गई और कोमल ने गोलू को अपने सीने से लगा लिया और बोली, अच्छा, प्रॉमिस भी करते हो और आंटी भी कहते हो। कोमल का गोलू के लिए इतना प्यार देखकर अनीस की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आई। उनकी सारी चिंताएं दूर हो चुकी थी। घर के सभी लोगों के दिल में कोमल ने जगह बना ली थी और गोलू को तो वह बड़ी कुशलता से संभाल रही थी। उसकी पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ उसकी खुशियों का भी पूरा ध्यान रखती थी और कुछ समय उसके साथ खेलने के लिए भी जरूर निकालती। आज घर में बहुत चहल पहल थी। घर की दोनों बहुएं रसोई घर में व्यस्त थी। आज उनकी ननद रानी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके जो आई हुई थी। सारी भाग दौड़ करती हुई कोमल को यह ख्याल ही नहीं आया कि उसने गोलू को खाना नहीं खिलाया है और वह अभी तक भूखा है। एक आध बार ख्याल भी आया तो सोचा शायद उसे काम में व्यस्त देखकर माजी ने खाना खिला दिया होगा। इधर गोलू भी अपनी बुआ की दोनों बेटियों के साथ खेलने में इतना व्यस्त हो गया कि उसने खाने पीने का कोई होश नहीं था। थोड़ा बहुत काम करके मोहिनी रानी के पास जाकर बैठ गई। वह बातें करने लगी जबकि कोमल बर्तनों का ढेर मांजने में लग गई। रसोई का सारा काम निपटा कर जब वह कमरे में गई तो उसके ननद और देवरानी आपस में कुछ बातें कर रही थी, लेकिन उसे देखते ही एकदम चुप हो गई। यह देखकर कोमल को अजीब लगा, परंतु फिर भी उन्हें नज़रअंदाज करते हुए उसने गोलू से कहा, बेटा, आपने खाना खा लिया ना? तो गोलू बोला, नहीं मम्मी, मैंने तो अब तक कुछ नहीं खाया। यह सुनकर कोमल बोली, मेरा बच्चा अब तक भूखा है। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना डाल कर लाती हूँ। तुम जल्दी से हाथ धो लो, खाना खाने के बाद खेलना। ऐसा कहती हुए जैसे ही कोमल रसोई घर में जाने लगी तो उसकी ननद रानी बोली, कोमल, भाभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप हमारे गोलू का ठीक से ख्याल नहीं रखती। उसको खाना खिलाने तक का भी आपको ध्यान नहीं रहा। इतना बड़ा भी नहीं हुआ है वह जो खुद खाना उठाकर खा ले। मेरी दोनों बेटियां गोलू से बड़ी हैं, लेकिन मैंने कभी उन्हें खाना देने में लापरवाही नहीं की। तभी मोहिनी तपाक से बोली, हाँ दीदी, फ़र्क तो होता है अपनी माँ और सौतेली। कहते कहते वो चुप हो गई। देवरानी द्वारा कहा गया ये शब्द सौतेली उसके दिल में जैसे तीर की तरह चुभ रहा था, लेकिन फिर भावनाओं पर काबू रखते हुए कोमल ने कहा, नहीं दीदी, मुझे लगा गोलू ने दादी के पास बैठकर खाना खा लिया होगा। अच्छा, क्या अभी दादी ही उसकी जिम्मेदारी उठाएंगी? तुम्हारी उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? अपनी ननद और देवरानी की ऐसी बातें सुनकर कोमल का हृदय अंदर तक आहत हो गया और आंखें भर आई। चुपचाप वह गोलू को हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और खाना डालने के लिए रसोई घर में आ गई। एकांत पाते ही उसके आंसुओं का जो सैलाब उसने अभी तक रोका हुआ था, सारे बंधन तोड़कर बह निकला। तभी गोलू की आवाज़ आई, मम्मी, जल्दी करो ना, फिर मुझे दीदी के साथ खेलना भी है। गोलू की आवाज़ सुनकर कोमल ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और फिर जल्दी जल्दी प्लेट में खाना डालने लगी। वह जानती थी कि उसकी देवरानी और ननद उसके खिलाफ साजिश रच रही थी, उसकी माँ को भड़काने की कोशिश कर रही थी। वह दिखाना चाहती थी कि कोमल गोलू के प्रति लापरवाही बरत रही है, परंतु इतना सुनने के बाद भी कोमल अपनी ननद के सामने कुछ नहीं बोली। अचानक कोमल के कानों में अपनी सासू माँ की आवाज़ पड़ी, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम्हें पता भी है कि कोमल बहू हमारे गोलू का कितना ध्यान रखती है। अरे एक पल के लिए तो तू अपनी बेटियों के लिए लापरवाह हो सकती है रानी, मेरी कोमल नहीं। और तू तो आज ही आई है, फिर इतनी देर में तूने उसकी ऐसी कौन सी लापरवाही देख ली जो मुझे आज तक नज़र नहीं आई। और मोहिनी बहू, तुम तो इसी घर में रहती हो ना, और देखती भी हो कि दिन भर तुम्हारी जेठानी घर का सारा काम करती हुई भी इतनी कुशलता से गोलू को संभालती है। ना जाने तुम्हारी कोमल से ऐसी कौन सी दुश्मनी है
जो हमेशा उसकी ममता पर सवाल उठाती रहती हो। लेकिन माजी, मैंने गलत क्या कहा? मोहिनी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो सविता जी बोली, बस बहू, बड़ी मुश्किल से हमारे गोलू को मातृत्व की छाया मिली है। अब ऐसी बेहुदा बातें करके घर का माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। सासू माँ की बातें सुनकर कोमल को मन ही मन बहुत खुशी महसूस हुई थी। इससे ज़्यादा तो वह कुछ सुनना भी नहीं चाहती थी। अपनी सासू माँ के लिए उसके मन में सम्मान और अधिक हो गया था। रानी अपने पति और बच्चों के साथ 2 दिन अपने मायके में रही। इस दौरान कोमल ने उन लोगों की सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं रखी और ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जाती हुई रानी के मुंह से भी कोमल के लिए तारीफ भरे शब्द ही निकल रहे थे। एक दिन सविता जी ने कोमल और अनीश को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे पता है तुम दोनों पर गोलू की जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को भी नज़रअंदाज मत करो। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग कुछ दिनों के लिए कहीं घूम कर आओ। गोलू को मैं संभाल लूँगी। सविता जी की बात सुनकर अनीश सोच में पड़ गया कि आखिर गोलू को छोड़कर हम घूमने कैसे जाएं, और अगर मैं मना करता हूँ तो कहीं कोमल को बुरा न लग जाए। दरवाजे पर खड़ा गोलू भी अब सारी बातें सुन रहा था, तो झट से बोला, नहीं, मैं भी जाऊँगा मम्मी पापा के साथ। तभी कोमल गोलू को गोद में उठाते हुए बोली, नहीं माँ जी, हमारी ज़िंदगी तो अब गोलू ही है। उसके बिना कहीं घूमने जाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी गोलू के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, उसे मेरी ज़रूरत है। उसके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग घूमने चले जाएंगे। फिर गोलू बोला, मम्मी, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक बात बताओ मम्मी, ये सौतेला क्या होता है? क्या आप सौतेली माँ हैं? गोलू ने कहा तो कोमल के दिल को जैसे कोई झटका सा लगा। तभी सविता जी गुस्से से बोली, ये तुमसे किसने कहा? कहाँ से सीख कर आते हो ये सब बातें? तो गोलू मासूम था। वह बोला, चाची ने बताया था कि मेरी माँ सौतेली है, तो मैंने भी पूछ लिया कि सौतेली क्या होती है। तो कहने लगी, सौतेली माँ वह होती है जो हमारी असली मम्मी नहीं होती, हमारा ख्याल नहीं रखती, हमसे प्यार नहीं करती। लेकिन दादी, मेरी मम्मी तो सौतेली नहीं है ना। तभी सविता जी बोली, नहीं बेटा, तेरी मम्मी सौतेली कैसे हो सकती है? अपनी मम्मी के सौतेला ना होने की बात सुनकर गोलू के भीतर चल रहे एक द्वंद्व को जैसे शांति मिल गई और खुशी से बोला, हाँ दादी, वह तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे बहुत प्यार करती है। तो सविता जी ने कहा, अब तुम ही सोचो, इतनी अच्छी मम्मी सौतेली कैसे हो सकती है? इधर इन सब बातों में कोमल की आंखों से आंसू की 2 बूंदें उसके गाल पर लुढ़क गई और मन ही मन बोली, सौतेली माँ, इस कलंक से न जाने कब पीछा छूटेगा। मेरा गोलू के जाने के बाद सविता जी बोली, मैं अभी मोहिनी बहू की खबर लेती हूँ। हिम्मत कैसे हुई उसकी इतने छोटे बच्चे से इस तरह की बातें करते हुए? तो कोमल बोली, नहीं माँ जी, रहने दीजिए, बिना मतलब घर में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिन बीते। एक शाम को सविता जी की 2 सहेलियाँ उनसे मिलने के लिए आई। कोमल उस समय अपने बेटे गोलू का होमवर्क करवा रही थी और उसकी देवरानी अपने कमरे में आराम कर रही थी। कोमल अपनी सासू माँ के कहने पर मेहमानों के लिए रसोई घर में चाय पकौड़े बनाने के लिए आई, तो इतनी देर में गोलू पढ़ाई छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मम्मी, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। इससे पहले कि कोमल उसे जाने से मना करती, वह गेट से बाहर निकल गया। काम में व्यस्त होने के कारण कोमल उसे रोक नहीं पाई। बहू, गोलू कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कोमल के हाथ से चाय लेते हुए सविता जी ने कहा। तो कोमल बोली, माँ जी, वह बाहर खेलने के लिए चला गया है, मैं उसे देखती हूँ। हाँ बहू, जल्दी जाकर देख, आजकल माहौल भी ठीक नहीं है। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं लेकर आती हूँ उसे। कहती हुई कोमल दुपट्टा लेकर जल्दी से बाहर आई। उसे गोलू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गोलू के दोस्तों के घर जाकर भी पूछा, लेकिन सबने यही बताया कि गोलू यहाँ पर नहीं आया। घबराहट के मारे कोमल के पसीने छूटने लगे। कहीं गोलू अनजाने में बहुत दूर तो नहीं निकल गया? क्या पता रास्ता भटक गया हो। ठीक तो होगा ना वह? ऐसे ही न जाने कितने उल्टे सीधे ख्याल उसके मन में आ रहे थे। गोलू को यहाँ वहाँ ढूंढते ढूंढते
वह जल्दबाजी में दौड़ती जा रही थी, लेकिन वह कहीं ना मिला। हे भगवान, कहाँ ढूंढूं मैं अपने बच्चे को, कहती हुई कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे। घर पहुंचकर उसने अपनी सासू माँ को सारी बात बताई और फिर अनीस को फ़ोन किया और रोते हुए बताया कि गोलू कहीं नहीं मिल रहा है। अनीस भी जल्दी से घर आया। तब तक घर के सभी लोगों ने आसपास की सारी जगह खंगाल डाली, लेकिन गोलू का कुछ पता नहीं लग रहा था। आज कोमल स्वयं को इस सारी घटना की अपराधी मान रही थी। रोते रोते खुद से ही बोली, काश मैंने गोलू को बाहर जाने से रोक लिया होता। 6 साल का छोटा सा बच्चा ही तो है, न जाने कहाँ गया होगा, किस हालत में होगा। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। शाम से रात हो गई और आधी रात बीत गई, परंतु गोलू का कहीं पता नहीं चला। सभी नाते रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे थे। जब रानी तक यह बात पहुंची तो वह भी मायके आ गई। सब लोग जी जान से गोलू को खोजने में लगे थे, परंतु कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने आस पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज भी खंगाली, जिसमें गोलू अपने बॉल के साथ खेलते हुए गली से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद कहाँ गया यह पता नहीं चल पा रहा था। इधर घबराहट के कारण सविता जी की तबीयत खराब होने लगी। कोमल जल्दी से रसोई घर से सासू माँ के लिए पानी लेकर आई और जैसे ही उनकी ओर गिलास बढ़ाया तो सविता जी ने गुस्से भरी निगाह से उसे देखते हुए पानी का गिलास एक झटके से हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। सासू माँ के बदले रवैये ने कोमल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। फिर उसका ध्यान घर के बाकी लोगों की ओर गया। सबकी घूरती हुई नज़रें बहुत कुछ बयां कर रही थी। अचानक ख्याल आया कि अनीस ने भी अब तक उससे कोई बात नहीं की थी। वह हैरान थी यह देखकर कि अब तक जो ससुराल वाले उस पर इतना प्यार लुटा रहे थे, वही लोग आज एकदम पराये हो चुके थे। तभी कोमल के कानों में आवाज़ पड़ी, मैंने तो आप सब लोगों को पहले ही कहा था कि बच्चे के लिए सौतेली माँ मत लेकर आओ, लेकिन सुनी कहाँ आप लोगों ने मेरी। देख लिया ना अंजाम। यह आवाज़ कोमल की देवरानी मोहिनी की थी, जो स्पष्ट रूप से कोमल को गुनाहों के कटघरे में खड़ी कर रही थी। और हैरानी तो इस बात की थी कि परिवार के बाकी लोग चुप रहकर उसकी बात को सही साबित कर रहे थे। कोमल अंदर तक पूरी तरह से टूट चुकी थी। अपने कमरे में आकर वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हुई बोली, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर ही जाऊंगी। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। पुलिस भी गोलू को ढूंढने की हर संभव कोशिश कर रही थी। दोपहर के समय फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन किसी अनजान नंबर से आया था। सभी लोगों को इंतज़ार था कि अगर किसी ने बच्चे को किडनैप किया है तो फ़ोन ज़रूर आएगा। सब लोग बुरी तरह से घबराए हुए थे। अभी अनीस फ़ोन उठाने ही लगा था कि तभी जल्दी से कमरे से बाहर आकर कोमल ने फ़ोन उठा लिया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, तुम्हारा बच्चा गोलू मेरे पास है। अगर उसकी सलामती चाहती हो तो 20 लाख रुपए तैयार रखना। इतना सुनते ही कोमल चिल्लाई, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह सब मिल जाएगा, बस मेरे बच्चे को छोड़ दो। कहते हुए कोमल फूट फूट कर रो पड़ी। तभी अनीस ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और बोला, सुनो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, अगर मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया तो अच्छा नहीं होगा। अनीस के इतना बोलते ही दूसरी ओर से फ़ोन कट गया। गुस्से में अनीस ने फ़ोन पटक दिया। तभी कोमल बोली, क्या कहा उन लोगों ने? तो अनीस गुस्से से आग बबूला होते हुए बोला, कुछ नहीं कहा, फ़ोन काट दिया। और वैसे भी तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? बच्चा मेरा है, मैं कैसे भी करके उसे ढूंढ लूँगा। इतना सुनते ही कोमल का दिल बैठने लगा। क्या कहा आपने? आपका बच्चा? क्या वह मेरा कुछ नहीं है? रोती हुई कोमल अनीस से बोली, यह सवाल तुम खुद से पूछो। गुस्से में कहता हुआ अनीस बाहर की ओर निकल गया और कोमल वहीं की वहीं खड़ी रह गई। तभी कोमल को ख्याल आया कि जब किडनैपर का फ़ोन आया था उस समय पीछे से एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ आ रही थी और थोड़ी देर बाद उसी सायरन की आवाज़ उसे अपने घर के बाहर से सुनाई दी। सोचते ही कोमल के रोंगटे खड़े हो गए। यह तो उसे पहले से ही लग रहा था कि किडनैपर की आवाज़ कुछ जानी पहचानी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन है।
कोमल अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के बारे में एक एक करके सोचने लगी। इधर परिवार के सब लोग बेहाल थे और अनीस बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा था। समय बीता जा रहा था और सब लोगों की बेचैनी बीते समय के साथ बढ़ती जा रही थी। शाम के समय अचानक रानी की आवाज़ आई, माँ, कोमल भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं सब जगह देख चुकी हूँ, वह कहीं नज़र नहीं आ रही। तभी मोहिनी ने कहा, कौन नहीं मिल रहा दीदी? कोमल भाभी और कौन? न जाने बिना बताए कहाँ चले गई। रानी गुस्से से बोली तो मोहिनी माथे पर हाथ रखती हुई बोली, लो, अब एक और मुसीबत। गोलू तो मिला नहीं, अब यह महारानी भी गायब हो गई। अब उसे भी ढूंढने में लग जाएं। हम सब उसी समय अनीस घर के अंदर आया। कोमल के गायब होने की बात सुनकर अनीस बोला, आसपास ही कहीं गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। और फिर गहरी सांस लेकर अपनी माँ के पास बैठ गया। बेटा, कुछ पता चला गोलू का? सविता जी ने पूछा तो अनीस ने कहा, कुछ पता नहीं चला, पर मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। अब बस किडनैपर के फ़ोन का इंतज़ार है। कहते हुए अनीश अपना फ़ोन चेक करने लगा, लेकिन देखते ही हैरान रह गया। उसके फ़ोन पर 3 मिस्ड कॉल थे। किडनैपर का 3 बार फ़ोन आया और मुझे पता ही नहीं चला। हैरान होते हुए अनीश बोला और कॉल बैक किया। सब लोग परेशान थे कि आखिर किडनैपर का अगला कदम क्या होगा। बेल जाने लगी तो दूसरी ओर से एक व्यक्ति की आवाज़ आई, हेलो मिस्टर अनीश, इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। आप जितनी जल्दी हो सके सिविल अस्पताल पहुँच जाइए। आपकी पत्नी कोमल की हालत बहुत गंभीर है। सुनते ही अनीस की आंखें फटी की फटी रह गई और फ़ोन हाथ से छूट गया। क्या हुआ भैया, किसका फ़ोन था? अनीस के भाई ने पूछा तो अनीस बोला, ना जाने, अभी और कौन कौन सी मुसीबतें देखना बाकी हैं। हमें अभी अस्पताल पहुंचना होगा। कोमल आईसीयू में भर्ती है। कहते हुए अनीस की आंखें भर आई। अपने भाई और जीजा जी के साथ अनीश अस्पताल पहुंचा और तेजी से आईसीयू की तरफ बढ़ा। लेकिन आईसीयू के दरवाजे के बाहर उसने जो कुछ देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसका बेटा गोलू पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बेंच पर उदास भाव से बैठा हुआ था। जैसे ही उसने अपने पापा और चाचू को देखा तो दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया और रोने लगा। उसी समय डॉक्टर आईसीयू में जाने लगे तो अनीस ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी कोमल कैसी है? तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, उनकी बाजू पर तेज धारदार चाकू से कई वार हुए हैं। उनका खून काफ़ी बह गया है। हम हालात को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुनते ही अनीस को तो जैसे काटो तो खून नहीं। तभी इंस्पेक्टर साहब उनके पास आए और बोले, मिस्टर अनीस, आज आपका बेटा आपके सामने सही सलामत खड़ा है तो सिर्फ आपकी पत्नी कोमल के कारण। आप नहीं जानते कि किस तरह अपनी जान पर खेलकर उन्होंने गोलू की जान बचाई है। क्या? अनीस हैरानी से बोला। तो इंस्पेक्टर ने उसे सारी बात बताई। दरअसल फ़ोन पर किडनैपर की जो आवाज़ कोमल ने सुनी थी वह उसे जानी पहचानी लग रही थी। दिमाग पर जोर डाला तो उसे दूसरी गली में किराने की छोटी सी दुकान चलाने वाले मोहन पर शक हुआ। दुकान के ऊपर ही एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें वह रहा करता था। गोलू अक्सर उसके साथ उसकी दुकान से टॉफ़ी चॉकलेट खरीद कर लाया करता था। कोमल ने इस बारे में बताने के लिए अनीस को फ़ोन किया, लेकिन नाराज़गी के कारण अनीस ने फ़ोन नहीं उठाया था। परंतु कोमल चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। वह अपनी सासू माँ के पास गई और बताया कि उसे पड़ोस में रहने वाले मोहन पर शक है। तो उसी समय पास बैठी मोहिनी बोली, वैसे भाभी, एक बात कहूँ, मुझे तो आप पर शक हो रहा है। कहीं पैसे के चक्कर में आपने ही गोलू को? स्वयं पर इतना घिनौना आरोप लगते देख कोमल अंदर तक सिहर उठी। सविता जी ने भी चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन उसने स्वयं को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। बिना किसी से कोई बात किए वह चुपचाप घर से बाहर निकली और उस गली तक पहुंची। किसी को शक ना हो इसलिए उसने साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा ढका हुआ था। उसी समय उसे मोहन
अपनी साइकिल पर कहीं जाता हुआ दिखा। कोमल के कदम तेज हो गए। देखा तो दुकान पर ताला लगा था। हिम्मत जुटाकर वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई। कमरे का दरवाज़ा भी बंद था, लेकिन कमरे के अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी जिन्हें सुनकर उसे वहाँ किसी के होने का आभास हुआ। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो भीतर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। अब उसका शक यकीन में बदलता जा रहा था। उसने जल्दी से इंस्पेक्टर को फ़ोन किया और अपनी लोकेशन भेजी और जल्द से जल्द वहाँ आने को कहा। कोमल की नज़र पास पड़ी एक ईंट पर गई। उसने तुरंत ईंट उठाकर ताला तोड़ने की कोशिश की। ताला भी बहुत मजबूत नहीं था, इसलिए कुछ देर प्रयास करने के बाद आखिरकार टूट ही गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर कोमल की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसके मासूम से बच्चे गोलू को कुर्सी पर बड़ी बेरहमी से बांधा गया था। उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी ताकि वह आवाज़ न कर सके। ऊपर से नीचे तक पसीने से तरबतर उस नन्हे से बच्चे की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसी हालत में देखकर कोमल का दिल दहल उठा। जल्दी से उसने रस्सियाँ खोली तो गोलू रोते हुए अपनी माँ के गले लग गया। जल्दी से गोलू को गोद में उठाकर जैसे ही वह दरवाजे की तरफ भागने लगी, तभी सामने मोहन को खड़ा देख उसके हाथ पांव फूल गए। उसे देखते ही गोलू अपनी माँ से कसकर चिपक गया। फिर मोहन बोला, बच्चे को यहीं छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर कोमल जोर से चिल्लाई, तुम इंसान हो या हैवान? क्या वैर है इस बच्चे से तुम्हारा? मुझे तो सिर्फ पैसे से मतलब है। पैसे ले आओ और बच्चे को ले जाओ, मोहन ने कहा और तेज धार चाकू निकाल लिया। कोमल ने गोलू को अपनी गोद से नीचे उतारा और उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। न जाने उसमें कहाँ से इतना साहस आ गया कि उसने लपक कर मोहन का हाथ पकड़ लिया और गोलू को वहाँ से तुरंत भाग जाने को कहा। गोलू अपनी माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, लेकिन कोमल ने फिर से चिल्लाकर बोला और दादी के पास जाने को कहा तो गोलू बिना देर किए भागकर सीढ़ियों की तरफ पहुंचा। उसी समय इंस्पेक्टर वर्मा 2 साथी पुलिस वालों के साथ वहां पहुंच गए। गोलू को दरवाजे के बाहर खड़ा करके कमरे के अंदर गए तो देखा मोहन कोमल पर चाकू से वार कर रहा था और कोमल की बाजू से खून बह रहा था। आवाज़ सुनकर जैसे ही मोहन पीछे मुड़ने लगा, तभी उसने सोचने का मौका दिए बिना पुलिस वालों ने उसे धर दबोचा और गिरफ्तार कर लिया। कोमल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इंस्पेक्टर से सारी घटना के बारे में जानकर अनीस की आंखों से आंसू बहने लगे तो गोलू बोला, पापा, मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? फिर से मेरी मम्मी को भगवान जी तो नहीं ले जाएंगे? मासूम के मुंह से यह बात सुनकर अनीस ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो चिंता मत कर मेरे बच्चे। उसी समय डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए और बोले, मिस्टर अनीस, अब आपकी पत्नी खतरे से बाहर है। यह सुनकर अनीस की सांस आई। थोड़ी सी देर में कोमल का प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। इधर गोलू के चाचा ने घर पर फ़ोन करके सब कुछ बता दिया तो सविता जी मोहिनी रानी के साथ जल्दी से अस्पताल पहुँचे। जब भी लोग कोमल के पास गए तो देखा गोलू अपनी माँ के साथ चिपक कर लेटा हुआ था और बड़े सुकून से सो रहा था। सविता जी ने भरी आंखों से कहा, बहू, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और प्रेम के बावजूद भी हम लोग तुम्हें नहीं समझ पाए और मुसीबत के समय तुमसे नज़रें फेर ली। तो मोहिनी बोली, नहीं माँ जी, भाभी की सबसे बड़ी अपराधी तो मैं हूँ, जिसने हमेशा एक माँ की ममता पर सवाल उठाया, हमेशा सौतेली कहकर उन्हें अपमानित किया। मुझे माफ़ कर दो भाभी, कहते हुए मोहिनी की आंखों से आंसू की बूंदें निकलकर कोमल की बाजू पर आ गिरी। तो कोमल बोली, मोहिनी, जो हो गया उसे पुरानी बात समझकर भूल जाओ और माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मांगकर शर्मिंदा मत करो। यह सब बातें चल ही रही थी कि तभी कोमल की दवाइयाँ लेकर अनीश कमरे में आया और किसी छोटे बच्चे की तरह दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर खड़ा हो गया। उसे देखते ही कोमल की हंसी छूट गई।
और उसके साथ ही पूरा कमरा हंसी ठहाकों से गूंज उठा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।